नमस्कार। आज हम झारखंड की ताज़ा खबरों और जो भी घटनाक्रम है उनका एक जायजा लेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास ये 5 सितंबर 2025 की एक न्यूज़ रिपोर्ट है, यूट्यूब चैनल न्यूज़ झारखंड से, और इसमें मतलब काफ़ी कुछ है। हाँ, कई अलग अलग तरह की खबरें हैं इसमें। अपराध भी है, सरकारी कामकाज, सामाजिक मुद्दे, मौसम, सब कुछ कवर किया है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। आज का मकसद यही है कि इन खबरों के जरिए समझें कि भाई झारखंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या मायने हैं इन घटनाओं के। सही बात है, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक काफी चौंकाने वाली खबर से। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट हुई। ओह, दिन दहाड़े? हाँ, और तरीका देखिए, बदमाशों ने एक व्यवसायी की आंखों में मिर्चा पाउडर झोंक दिया और फिर पैसे लूट लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। सोचिए, दिन के उजाले में इनोवा गाड़ी से बदमाश आते हैं, मिर्च पाउडर इस्तेमाल करते हैं, और जब वो व्यवसायी पीछा करने की कोशिश करता है तो उस पर फायरिंग भी कर देते हैं। फायरिंग भी? मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे? बिल्कुल। और ये घटना, जैसा आपने कहा, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, खासकर इसलिए कि ये शहर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी, उसके ठीक अगले ही दिन ये हुआ। अच्छा, यानी एक के बाद एक? हाँ, और दूसरी तरफ पलामू से भी एक गंभीर और दुखद खबर है। मनातू के केदल जंगल में देर रात पुलिस और टीएसपी, ये एक नक्सली समूह है, तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी, जी टीएसपी, उनके बीच मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में जिला पुलिस के 2 जवान सुनील राम और संतन मेहता वो शहीद हो गए। ओह, ये बहुत दुखद है। हाँ, और एक जवान रोहित कुमार घायल भी हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन अभी कोई शव नहीं मिला है। अक्सर ऐसा होता है मुठभेड़ों के बाद। और जमशेदपुर वाली घटना पर विधायक सरयू राय ने भी पुलिस के काम करने के तरीके पर चिंता जताई है। देखिए, ये दोनों ही घटनाएं, मतलब जमशेदपुर की लूट और पलामू की मुठभेड़, ये एक साथ मिलकर राज्य की जो सुरक्षा स्थिति है उसकी जटिलता को दिखाती हैं। हाँ, वो तो है। एक तरफ तो ये संगठित अपराध का दुस्साहस दिख रहा है, जिस तरह से लूट हुई, पूरी प्लानिंग लगती है इसमें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये नक्सली हिंसा की जो पुरानी चुनौती है वो फिर से जैसे सिर उठा रही है। तो ये एक तरह का दोहरा दबाव है, शहरों में संगठित अपराध और ग्रामीण इलाकों में उग्रवाद। किसी भी प्रशासन के लिए इससे निपटना काफी मुश्किल होता है। सही बात है। पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं, जैसे सीसीटीवी देखना, सर्च ऑपरेशन चलाना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा लौटा पाएंगी। इसी से जोड़कर देखें तो पाकुड़ में जो अवैध लॉटरी का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 12.25 लाख के टिकट मिले। अच्छा। हाँ, और रांची में डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये छोटी छोटी कदम भी अपराध नियंत्रण के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। ये डिलीवरी बॉय वाला क्यों? क्योंकि पता चला कि अपराधी जो हैं वो डिलीवरी यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपराध करने के लिए। ओह, ये तो नई बात है। मतलब अपराधी भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये वेरिफिकेशन जैसी चीजें मतलब कितनी कारगर हो सकती हैं? क्या ये समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगी? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, वेरिफिकेशन जैसे कदम जो है वो एक हद तक रोकने का काम कर सकते हैं, खासकर उन अपराधों में जहां पहचान छिपाकर कुछ किया जा रहा हो। हाँ। लेकिन ये जो संगठित अपराध है या उग्रवाद जैसी गहरी समस्याएं हैं, उनका ये पूरा समाधान नहीं है। उसके लिए तो आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग, पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन और जो सामाजिक आर्थिक कारण हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। मतलब मल्टी लेवल अप्रोच चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय चुनौती है, तो समाधान भी वैसा ही चाहिए होगा। अपराध और सुरक्षा की इन चिंताओं के बीच कुछ बेहद दुखद हादसों की खबरें भी हैं। हाँ, मैंने भी देखा। धनबाद के सिंदरी में बारिश से बचने के लिए मंदिर में 2 मजदूर रुके थे, उत्तम मलिक और रोहित महतो, और वहीं वज्रपात से उनकी मौत हो गई। ओह, बहुत दुखद। हाँ, बताया जा रहा है उत्तम मलिक के छोटे बच्चे भी थे। फिर रामगढ़ के गोला में, जहां करम पर्व का माहौल था, खुशी का माहौल था, वहां खेत में बिजली के तार की चपेट में आने से छोटे लाल महतो नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई। करंट लगने से? हाँ, करंट लगने से। और रांची के चानू में भी एक महिला विलासा उराव, उनकी नहाते समय करंट लगने से मौत हो गई। शायद पानी का मोटर चालू करते वक्त ये हादसा हुआ। एक और करंट लगने की घटना।
हाँ, और सड़कें भी जैसे सुरक्षित नहीं रही। चाकुलिया में एक गड्ढे की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से साल खान मुर्मू की मौत हो गई। उनकी बेटी भी थी साथ में, वो बच गई। हे भगवान, गड्ढे की वजह से? हाँ, और गिरिडीह के बगोदर में भी एक कार का टायर फट गया और वो पलट गई। उसमें 4 लोग घायल हुए हैं। ये जो हादसे एक साथ सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ संयोग नहीं लगता मुझे। ये कई गहरे मुद्दों की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे धनबाद वाली घटना को लें। वज्रपात मॉनसून में होता है, ये पता है, लेकिन क्या हमारे पास उससे बचाव की पर्याप्त तैयारी है? क्या सुरक्षित जगह है? क्या चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता है? सोचने वाली बात है। और रामगढ़ और रांची में करंट से जो मौतें हुई, वो सीधे सीधे बिजली के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। और लोगों में जागरूकता की कमी भी। क्या हमारे घरों में, खेतों में बिजली के कनेक्शन सुरक्षित हैं? ये भी सही है। और चाकुलिया और गिरिडीह के सड़क हादसे, वो तो सीधे सड़क सुरक्षा और उसके रखरखाव की पोल खोल रहे हैं। चाकुलिया में गड्ढे की वजह से हादसा होना, ये तो मतलब सिस्टम की लापरवाही है। बिल्कुल। तो इन घटनाओं को अलग अलग देखने के बजाय एक पैटर्न की तरह देखना जरूरी है। ये सार्वजनिक सुरक्षा के जो मानक हैं, उन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं शासन, राजनीति और विकास की खबरों की तरफ। लगता है कि चुनौतियों के बीच भी चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश तो हो रही है। हाँ, कुछ वैसी खबरें भी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड अलाइड साइंस, जिसे हम सब रिनपास के नाम से जानते हैं, जी रिनपास, उसकी शताब्दी समारोह में गए थे और वहां इलाज की सुविधाओं को क्या कहते हैं अत्याधुनिक बनाने का वादा किया है। ये तो अच्छी बात है। रिनपास एक महत्वपूर्ण संस्थान है। हाँ, और वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह वो दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों से मिली और पंचायतों के विकास के लिए जो 15वें वित्त आयोग की किश्त रुकी हुई है, उसे जल्दी जारी करने पर जोर दिया। ये दोनों ही कदम महत्वपूर्ण है। ऋण पास को बेहतर बनाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी है और पंचायतों के लिए फंड मिलना ग्रामीण विकास के लिए अहम है। ये दिखाता है कि सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों पर है। इसी कड़ी में राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रही है। अच्छा, क्या? बालूघाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। 3000 करोड़? ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, 24 जिलों के घाटों को 60 समूहों में बांटा है और 5 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हजारीबाग स्टेशन को डेवलप करने का काम चल रहा है। अच्छा, हजारीबाग स्टेशन? हाँ, धनबाद रेल मंडल के डीआरएम मीठेश मिश्रा, उन्होंने निरीक्षण किया और बताया कि नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स और यार्ड बन रहा है वहां। इससे लंबी दूरी की ट्रेनें वहां से चल सकेंगी। देखिए, ये दोनों खबरें, मतलब बालूघाट की नीलामी और हजारीबाग स्टेशन का विकास, ये आर्थिक और बुनियादी ढांचे दोनों से जुड़ी हैं। हाँ। बालूघाटों की नीलामी अगर सही से होती है तो ये राज्य के रेवेन्यू के लिए एक बड़ा सोर्स बन सकती है। पैसा आएगा तो विकास कार्यों में लगेगा। बिल्कुल। हालांकि ये भी देखना होगा कि ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो और पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े। ये भी जरूरी है। और हजारीबाग स्टेशन का विकास उस इलाके के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार रेवेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लिए 2.22 लाख नए घर स्वीकृत किए गए। अच्छा, हाँ, 2.22 लाख नए घर। हाँ, और गोड्डा के जो भाजपा सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया है। राजनीतिक गलियारों में देखें तो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश सोरेन, वो झामुमो के उम्मीदवार होंगे। अच्छा, तो उम्मीदवार तय हो गया। हाँ, और प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने देवघर और बासुकीनाथ मंदिरों में पूजा अर्चना की। ये खबरें शासन के मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति एक अहम घोषणा है, खासकर गरीबों के लिए। हाँ, निश्चित रूप से। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसा आपने बताया, स्रोत के अनुसार ये खबर भाजपा सांसद के आभार जताने के संदर्भ में है, तो ये इसे एक राजनीतिक घोषणा का रंग भी देती है। उपचुनाव की तैयारी और मुख्य सचिव की यात्रा, ये सामान्य प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां हैं। ये सब मिलकर दिखाता है कि विकास योजनाओं के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन कुछ विवादित मामले भी हैं जो सुर्खियों में हैं। हाँ। एक तो वो योग शिक्षिका राफिया नाज पर टिप्पणी का मामला था।
उसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अदालत ने 18 सितंबर को खुद पेश होने का आदेश दिया है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश। हाँ, और दूसरा गोड्डा का जो सूर-हजदा मुठभेड़ मामला था, उसमें उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई जांच की मांग? हाँ, परिवार का आरोप है कि ये फर्जी मुठभेड़ थी और राजनीतिक हत्या है। ओह, ये तो गंभीर आरोप है। बिल्कुल, और ये मामले दिखाते हैं कि शासन का काम सिर्फ योजनाएं बनाना और लागू करना ही नहीं है। सही बात है। बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं और विवादों से निपटना भी इसका हिस्सा है। बिल्कुल, मंत्री से जुड़ा मामला हो या पुलिस मुठभेड़ पर उठे सवाल, ये दोनों ही अब न्यायपालिका की निगरानी में है और इनके जो भी नतीजे होंगे उनका असर राज्य की राजनीति और प्रशासन पर पड़ सकता है। ये मामले पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं समाज और समुदाय से जुड़ी खबरों की। पलामू में जो शहीद जवान संतन मेहता थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह पूरा गांव उमड़ा, वो बहुत ही मार्मिक था। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। हैदरनगर में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो माहौल गमगीन तो था, लेकिन लोगों में एक गर्व की भावना भी थी। युवा संतन मेहता अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ये दिखाता है सामुदायिक एकजुटता और राष्ट्रभक्ति की कितनी गहरी भावना है लोगों में। दुख की घड़ी में समाज का इस तरह एक साथ आना, ये उन जवानों के परिवारों के लिए भी एक बड़ा संबल होता है जो देश के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर? रांची में। वहां प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के करीब 3000 शिक्षक हैं, वो अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वेतन वृद्धि रोकी गई है? क्यों? उनका कहना है कि जिस हिंदी टिप्पण परीक्षा के आधार पर ये कार्रवाई हुई है, उससे उन्हें पहले ही छूट मिली हुई थी। ये कोई हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग की परीक्षा होती है शायद। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नियम गलत तरीके से लागू किया गया? हाँ, कुछ ऐसा ही है। उधर मेदिनी नगर के बेलवा टीका चौक पर महिलाएं शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही हैं। शराब दुकान का विरोध? हाँ, क्योंकि वो जगह स्कूल बस स्टॉप के पास है और उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता है। ये तो जायज चिंता है। ये दोनों विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं कि लोग कितने सक्रिय हैं। शिक्षक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, सेवा शर्तों का मामला है, और महिलाएं अपने समुदाय में सुरक्षा और माहौल को लेकर आवाज उठा रही हैं। ये दिखाता है कि लोग अपने आसपास जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, ये नागरिक सक्रियता के अच्छे उदाहरण हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर भी एक पहल हुई है। क्या? झारखंड पुलिस के वायरलेस कैडर में वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक महिला शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत जरूरी भी है आजकल। सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और गोवा में 8 सितंबर को शहीद दिवस समारोह होने वाला है, उसकी भी तैयारी चल रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। शहीदों को याद करना जरूरी है। और राज्य के लिए एक अच्छी खबर है खेल जगत से। देव पूजन ठाकुर हैं, उनका चयन भारतीय वुडबॉल टीम में हुआ है। अरे वाह, वुडबॉल? हाँ, वे थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेंगे। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। राज्य की खेल प्रतिभा को दिखाता है और युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ दुखद खबरें भी हैं समुदाय से जुड़ी। अच्छा। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान मतलब जू, वहां से खबर है कि कोलकाता के अलीपुर जू से एक जिराफ लाई गई थी, मिस्टी नाम था उसका। हाँ, उसकी मौत हो गई है। ओह नो, जिराफ की मौत? कैसे? अभी कारण पता नहीं चला है, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। ये तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए दुखद खबर है और जू मैनेजमेंट के लिए भी नुकसान है। ये वन्यजीवों के संरक्षण और उनकी देखभाल से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको भी सामने लाता है। हाँ, और एक और खबर है, पश्चिमी सिंहभूम के जंगल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात शव जंगल में? हाँ। ये तो फिर एक जांच का विषय है पुलिस के लिए। पता लगाना होगा कि कौन था और क्या हुआ। ये सभी खबरें मिलकर समाज की अलग अलग तस्वीरें पेश करती हैं, कहीं गर्व, कहीं संघर्ष, कहीं खुशी तो कहीं दुख। और आखिर में मौसम का हाल भी जान लेते हैं। हाँ, मौसम कैसा है? रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में मानसून अब सामान्य स्थिति में आ गया है। अच्छा, सामान्य? हाँ, लेकिन मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट मतलब है कि राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है। ओहो, वज्रपात की आशंका अभी भी है। और इस जानकारी को हमें धनबाद में जो घटना हुई उससे जोड़कर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। येलो अलर्ट एक तरह की चेतावनी है कि लोग सतर्क रहें, खासकर खुले इलाकों में ना जाएं। ये बारिश जहां एक तरफ खेती के लिए अच्छी हो सकती है, हाँ, किसानों के लिए, हाँ, वहीं रोजमर्रा की जिंदगी और ट्रैफिक को भी प्रभावित कर सकती है। तो इन सारे खबरों को अगर हम समेटें
तो झारखंड की एक क्या कहें मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। हाँ बिल्कुल। अपराध की गंभीर घटनाएं हैं, दुखद हादसे भी हैं, विकास की कोशिशें भी चल रही हैं, शासन से जुड़े मुद्दे हैं, सामाजिक चिंताएं हैं, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, सब कुछ एक साथ। हाँ तो सवाल यह है कि इन सब जानकारियों का हमारे लिए क्या मतलब है? बिल्कुल, मतलब यही है कि झारखंड एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां चुनौतियां और अवसर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ आप देखिए रणपास का अपग्रेडेशन, ग्रामीण फंड्स की मांग, बालू घाटों से रेवेन्यू की उम्मीद, स्टेशन का विकास, आवास योजना, ये सब प्रगति की इच्छा दिखाते हैं। हाँ, विकास की बातें। लेकिन दूसरी तरफ जमशेदपुर जैसी लूट और पलामू जैसी मुठभेड़ सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं। सही। हादसे चाहे वो प्राकृतिक हों जैसे वज्रपात या मानव निर्मित जैसे करंट या सड़क दुर्घटनाएं, वो बुनियादी ढांचे और जागरूकता की कमी को उजागर करते हैं। और इन सब के बीच शहीद को श्रद्धांजलि देते लोग, अपने हक के लिए आवाज उठाते शिक्षक और महिलाएं, या खेल में नाम रोशन करता कोई युवा, ये सब समाज के लचीलेपन और उसकी क्या कहते हैं जिजीविषा को दर्शाते हैं। हाँ, जिंदा दिली। हाँ, विकास के प्रयास कितने जमीन पर उतरते हैं और उनका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, यही उनकी असली कसौटी होगी। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। अगर इन सभी खबरों को एक धागे में पिरोकर देखें तो इस वक्त झारखंड के सामने सबसे बड़ी और तत्कालिक चुनौती क्या नजर आती है? क्या ये बढ़ती अपराध दर और सुरक्षा का सवाल है, या फिर विकास योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की चुनौती, या फिर समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच संतुलन बनाए रखने की जद्दोजहद? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।